गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोस्तों, आई कीप डाउन प्लेइंग ब्यूरोक्रेसी, बट वी हैव आई एम नॉट alone. Even Times of India calls them babus. Look, since last so many 70, more than 70 plus years, we have not been able to evolve an alternative to our bureaucracy. India needs innovation, like China did since 1990. They have been ahead of us many times because of innovation, re-engineering, rethinking, reverse engineering, and what so on and so on so forth. We cannot overnight change our system of governance, but we have to come out faster with a better solution to our problems. To the problems of 140 crore people, roti, kapda or makan, healthcare, education, so on and so forth. But I can't say, nobody can say that you do away with the system you have unless you have a better deal. दोस्तों, मैं एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। मैं मिर्जापुर में था सरकारी सेवा में। दो तीन घटनाएं हुई। एक तो एक लड़का था जो मेरे पास आता था, उसने डिप्लोमा किया मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, नौकरी नहीं थी उसके पास। हम लोग अपने गुरु के पास गए और ये समस्या रखी, तो गुरु ने कहा कि वाकई आपके पास कोई काम नहीं है, तो क्यों ना आप रिक्शा चलाना शुरू कर दें कल से, अनलेस यू हैव ए बेटर डील। बहुत बुरा लगा लड़के को, रोने लगा वो। गुरु की कक्षा से बाहर आने के बाद मुझसे रोने लगा। मैंने कहा कि उन्होंने ये भी तो कहा था कि अनलेस टिल यू हैव ए बेटर डील। बहरहाल आज वो जेंटलमैन he ultimately he got a job in railways as a loco pilot or diesel mechanic, you can say. Now he is in a big position, promoted, working in railways. मेरा कहने का मतलब ये है कि बेरोजगार और बेकार बैठने से अच्छा है कि कुछ तो हम करें। दूसरी घटना जो कि थोड़ा सा पॉलिटिकल है, लेकिन मैं आपको जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट सुना देता हूँ कि संडे का दिन था। आई वॉज सिटिंग नेक्स्ट टू माई बॉस और हम लोग एक साइट पे, कंस्ट्रक्शन साइट पे जा रहे थे। तो उन दिनों जो सरकार थी उत्तर प्रदेश की, वेरी स्ट्रिक्ट, बहुत ही धाकड़ सरकार थी और लगभग हर दिन अखबारों में आता था कि 2-4 IAS वाले सस्पेंड हो जाते थे। तो जैसा कि मैंने बताया कि मैं आई एम अगेंस्ट ब्यूरोक्रेसी। मैं चाहता हूँ कि शासन प्रशासन में इनोवेशन को प्रायोरिटी मिले, जिससे कि हमारी समस्याएं तेजी से हल हों। बट एट द सेम टाइम, unless you have got a better deal, you have to continue with the existing system. और जब वो सस्पेंशन हो रहा था बड़े बड़े अधिकारियों का, तो आई वॉज सिटिंग नेक्स्ट टू माई बॉस और अखबार पढ़ रहे थे वो। मैंने उसमें भी उस दिन भी एक कुछ ऐसे ही खबरें छपी थी, तो मेरे मुंह से निकल गया कि ए बैड वर्कमैन क्वारल्स विद हिज टूल्स। इसका साहित्यिक मतलब न निकाल करके अगर लिटरल मीनिंग निकाली जाए तो इसका लिटरल मतलब ये हुआ कि आपके पास कुछ औजार हैं जिससे आप अपना काम कर रहे हैं, तो उन औजारों से झगड़ा मत करिए, क्योंकि उन्हीं औजारों से आपको काम लेना है। तो जो हमारे सरकारी मुलाजिम हैं या प्राइवेट सेक्टर के वर्कर्स हैं, दे आर जस्ट लाइक आवर टूल्स। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अच्छे टूल्स मत ले आओ,
लेकिन जब तक जो टूल्स है उससे तो काम चलाना है। ये बात हमारे बॉस को जब मैंने कहा बैड वर्कमैन क्वारल्स विद दिस टूल्स, तो उनको बड़ी बुरी लग गई, क्योंकि ही हिमसेल्फ वाज ए बैड वर्कमैन। वो कभी हमारे मातहत लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना चाहते थे, कभी कुछ, ऑलवेज स्क्वेरलिंग विद द टूल्स। ये बात उनको पिंच कर गई। बोला नो नो नो, यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट द गवर्नमेंट, यू आर टॉकिंग अबाउट मी। बहरहाल, जब तक आपके पास कोई बेहतर विकल्प न आ जाए तब तक एग्जिस्टिंग सिस्टम से आपको काम लेना है। और मैं आपको बताऊं, कुछ ही दिन बाद वो सरकार गिर गई थी। कहने का मतलब ये है कि जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो हमारे वर्कर्स हैं, मुझे आज बड़ी खुशी हुई जब मैंने सोशल मीडिया पे न्यूज़ देखी कि जो हमारे पुलिसकर्मी थे उनको बोनस दिया गया है, छुट्टी दी गई है फॉर द हार्ड वर्क दे हैव डिस्प्लेड इन द रिसेंट इवेंट इन प्रयागराज महाकुंभ। कहने का मतलब यह है कि अगर आप अपनी मशीनरी को इस्तेमाल नहीं कर सकते, उससे झगड़ा करने लगेंगे तो आप फेल हो जाएंगे। अब मैं ये, मेरी इस बात से किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि मैं एक डेमोक्रेसी में बैठा हुआ हूँ, अपनी बात कह रहा हूँ। अगर बुरी लगती है आपको बात तो आप कमेंट कर सकते हो। ये दो कहानियां मैंने सुनाई। तीसरी चीज जो आज की जो विचार है मेरा, तो ये है, देखिए मैं कई बार आपसे कह चुका कि मैं थोड़ी सी न्यूक्लियर फिजिक्स सबको पढ़ाना चाहता हूँ, आम भारतीय को। खास तौर से हमारे जो पॉलिसी बनाने वाले लोग हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हों, चाहे वो पॉलिटिशियंस हों, उनको सीधे 1+1=2 कहने से काम नहीं चलेगा। हमारे पास 140 करोड़ आदमी हैं, थोड़ा नॉन लीनियर तरीके से हमको सोचना पड़ेगा। दोस्तों, आप जब तक न्यूक्लियर फिजिक्स में कुछ ऐसी चीज़ें हमको मिलती हैं, जैसे एक टाइम डायलेशन है। टाइम डायलेशन का मतलब कि पृथ्वी पे जो समय काल बीत रहा है और दूसरे किसी ग्रह पे जो समय काल बीत रहा है, दोनों में फर्क हो सकता है। और इसका उल्लेख हमारे शास्त्रों में था ही कि ब्रह्मलोक का समय अलग होता था, पृथ्वी लोक का समय अलग होता था। और इसको जब आइंस्टीन ने समझाया तो लोगों की समझ में आ भी गया। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं न्यूक्लियर फिजिक्स की, नॉन लीनियर टाइप की, जो हमको डे टू डे लाइफ में बहुत मदद कर सकती हैं। तो बहुत ही शीघ्र ही मैं कुछ दो तीन ऐसे लेक्चर्स आपको देने वाला हूँ कि जिससे बच्चा बच्चा टाइम डायलेशन सीख जाएगा, मास एनर्जी इक्विवेलेंस सीख जाएगा, और उसका ये भ्रम दूर हो जाएगा कि जो दुनिया जैसी दिखती है वैसी होती नहीं है। उसी तरह से शासन प्रशासन या जो हमारा एग्जीक्यूशन है, उसमें इन चीज़ों पर हम ध्यान दे करके हम अपनी ज़िंदगी की, देश की ज़िंदगी को बेहतर कर सकते हैं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो हमारे देश के ये नामचीन अर्थशास्त्री हैं पुराने ज़माने के, ऑफकोर्स मैं भी पुराना हूँ, लेकिन मेरी थिंकिंग नहीं पुरानी। पहली चीज़ तो मैं अर्थशास्त्री हूँ ही नहीं, आई डोंट नो। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो $3.5 ट्रिलियन जो काउंट की जाती है उससे कहीं अधिक है। और इसको आप गूगल पे भी देख सकते हैं। और देखिए, जीडीपी समझने के लिए सबसे पहले हमको मनी समझना होगा। व्हाट इज मनी? पैसा क्या होता है? जब पैसा नहीं था, जब करेंसी नहीं थी, तब बार्टर होता था, यानी एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आपने मेरे लिए खाना बनाया, तो उसके बदले में मैंने आपको पढ़ाया, हिसाब किताब बराबर हो गया। अब ये बात अलग है कि आज के इस दौर में अगर आपने मेरे लिए खाना बनाया तो मैंने आपको मंथली सैलरी दी, और मैंने आपके बच्चे को पढ़ाया तो आपने मुझे मंथली सैलरी दी।
लेकिन कितनी सैलरी दी, उसका क्या इक्विवेलेंस है, व्हाट इज द परचेजिंग पावर ऑफ दैट मनी, परचेजिंग पावर of that currency to buy goods and services. That purchasing power is important. मैंने आपको कई बार समझाया कि जीडीपी पीपीपी इज मोर इम्पॉर्टेंट देन जीडीपी इन डॉलर टर्म्स। इसका मैंने उदाहरण भी दिया कि जब भारत में एक रोटी की कीमत होती है 2 रुपये और जब अमेरिका में जाते हैं तो उस रोटी की कीमत हो जाती है 20 रुपये। हमारा रुपया हमारे देश में बहुत मजबूत है क्योंकि वही रुपया हमारे 140 करोड़ लोगों को रोटी, कपड़ा और मकान दे रहा है। अगर शायद इतना ही रुपया ले करके ये 140 करोड़ लोग हमारे देश के अमेरिका में चले जाएं तो वो भूखों मर जाएंगे। ये सिंपल सी अर्थशास्त्र है और हमारे नामचीन अर्थशास्त्रियों की समझ में ये बात नहीं आती। और यहाँ तक कि देखिए शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट्स में भारत का 1-1.5% पॉपुलेशन हिस्सा लेता है और मैं नहीं समझता कि उससे आम आदमी की ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ा बदलाव आ रहा हो। ऑफ कोर्स और बिजनेसेस, इंडस्ट्रीज run on the financing done by stock markets, no doubt about it, and that is important. लेकिन अगर स्टॉक मार्केट में थोड़ी सी गिरावट आ गई तो कुछ हमारे नामचीन अर्थशास्त्रियों की बात छोड़िए, कुछ हमारे छोटभैया पत्रकार जिनको शायद अपने चैनलों से निकाल दिया गया है, वो यूट्यूब पर के आकर के बोल रहे हैं धड़ाम 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 अब तो भारत की अर्थव्यवस्था गई। दोस्तों कुछ 1 साल पहले की बात है जब हिंडनबर्ग आया था रिपोर्ट, तो देखिए मेरा स्टॉक मार्केट से कोई लेना देना नहीं है। आई डोंट इन्वेस्ट ए सिंगल पेनी इन एनी सच इंस्ट्रूमेंट वेयर आई डोंट हैव टू पुट माई एनर्जी एंड एफर्ट। अच्छा, वो सज्जन जो धड़ाम धड़ाम कर रहे हैं वो ये भी कह रहे हैं कि निवेशकों का पसीने की कमाई, गाढ़ी कमाई बर्बाद हो रही है। अगर भैया निवेशक जो हैं, स्टॉक मार्केट के जो प्लेयर्स हैं, अगर उनकी पसीने की और गाढ़ी कमाई है तो हमारे जैसे मजदूर जो परिश्रम कर रहे हैं 1-1 रुपया कमाने के लिए, उसको आप क्या कहेंगे? जो सड़क पे काम कर रहा है, जो वेल्डिंग कर रहा है, जो हथौड़ा चला रहा है, उसकी गाढ़ी कमाई है कि जो निवेशक है उसकी गाढ़ी कमाई है, जो ट्रेड करता है, जो जुआ खेलता है? तो इस तरह की बातें करके देश का आत्मविश्वास जो हमारे अज्ञानी पत्रकार लोग गिराते हैं, इसकी मैं निंदा करता हूँ। थैंक यू।